नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार। इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां, और इसमें पहला नाम है वोकहार्ट का। एक खबर आई वोकहार्ट को लेकर और शेयर में आ गई तूफानी तेजी। इनकी एक नई एंटीबायोटिक दवा है WCK-5222, जिसे हम ज़ैनिक के नाम से भी जानते हैं। उसको US FDA से यानी कि US के ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई। फास्ट ट्रैक रूट के तहत इनको ये जो माइलस्टोन है वो हासिल हुआ है। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने आपको खबर बताई थी कि यही जो इनकी एंटीबायोटिक दवा है ज़ैनिक, उसको जो भारत का ड्रग रेगुलेटर है CDSCO, उससे मार्केटिंग और इंपोर्ट ऑथराइजेशन भी मिला था। अब स्टॉक में इतनी अच्छी तेजी आई कि स्टॉक ने 2250 का जो टारगेट लेवल था वो भी पार कर दिया। और अंशुल जैन जी, जो कि लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च है, उनका मानना है कि 50 से 75% मुनाफा आप इसमें वसूल कर लीजिए और बाकी 2097 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। इनफैक्ट 2097 का लेवल भी टूट गया था, तो उन्होंने पूरी प्रॉफिट बुकिंग करने की राय स्टॉक में दे दी थी इस हफ्ते। 1 जून को वोकहार्ट के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में 2422 रुपये 30 पैसे तक का हाई छुआ। इसीलिए मैंने कहा उनके सारे टारगेट हासिल हो गए थे। हालांकि बाद में स्टॉक में मुनाफा वसूली हावी होगी और शेयर 6% की मजबूती के साथ 2152 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। नए 52 वीक हाई बना रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर। लगभग 4200 सरकारी मोबाइल कनेक्शन ट्रांसफर कर रही है यूपी सरकार। ऐसी खबर इस हफ्ते में निकल के सामने थी, लेकिन इस खबर का स्टॉक के ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं देखने को मिला। VI से हटाकर BSNL में जो कनेक्शंस हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं यूपी सरकार की ओर से। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर जो है BSNL, उसको मजबूत करने का मकसद है, जिस वजह से एक कदम उठाया जा रहा है। लखनऊ सचिवालय के प्रभावित कर्मचारियों को पुराने फ़ोन नंबर बदलने से चिंता है। उनको चिंता ये है कि आपातकालीन तालमेल और सरकारी कामकाज में रुकावट आ सकती है, लेकिन इस शेयर में रुकने का नाम नहीं आ रहा था। SR वेल्थ के लोकेश सेठिया जी मानते हैं कि इस शेयर में आप खरीदारी कीजिए। ऊपर में 17, 18 और उसके बाद 30 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 11.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1 से 1.5 साल का समय रखिए। 30 रुपये तक भी ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। 1 जून को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने 14 रुपये 31 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ, लेकिन बाद में ऊपरी स्तरों से ये गिरकर बंद होता हुआ दिखा और करीब 1/4% नीचे 13 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। पिछले हफ्ते हुई ब्लॉक डील के बाद PB फिनटेक का शेयर फिसलता हुआ नजर आया। इनके जो 2 फाउंडर्स हैं, यशीष दहिया और आलोक बंसल, उन्होंने 38 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे हैं। 0.82% हिस्सेदारी 665 करोड़ रुपए की रकम में औसतन 1751 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची गई है। और इसमें खरीदारों के जो नाम आए हैं उसमें सेंट जेम्स प्लेस EM फंड, इन्होंने 82 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। विरिडियन एशिया अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड ने 4.4 लाख शेयर 77 करोड़ रुपये में खरीदे। सोसाइटी जनरल ने 76 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। और बाकी खरीदारों की बात करें तो उसमें गोल्डमैन सैक्स, मोर्गन स्टैनली और टाटा म्यूचुअल फंड के नाम भी सामने निकल के आए हैं। अंशुल जैन जी मानते हैं कि 1650 से 1583 तक ये शेयर गिर सकता है। इनफैक्ट वो लेवल इस हफ्ते अचीव होते हुए दिखे। 1712 पार होना इस स्टॉक के लिए बहुत अहम है। जब तक ये लेवल पार नहीं होता तब तक स्टॉक में तेजी नहीं देखने को मिलेगी। 1 जून को यानी कि सोमवार को PB फिनटेक के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में बढ़त जरूर देखने को मिली, लेकिन बाद में शेयर फिसल गया और करीब 2% नीचे 1671 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक ने एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में निवेश बढ़ाया है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 380.6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश ग्रुप की ओर से किया गया है। इस निवेश के बाद ग्रुप का एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सा बढ़कर ऑलमोस्ट 20% पर पहुंच गया, जो पहले 19.02% था। 380 करोड़ रुपए का निवेश किया और ऑलमोस्ट 1% के आसपास की हिस्सेदारी और इस ग्रुप की ओर से एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में खरीदी गई है। 1 जून को एक्सिस बैंक के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में उछाल जरूर दिखाया, लेकिन बाद में ऊपरी स्तरों पे ये टिक नहीं पाया और करीब 1% नीचे 1275 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस ने AI टूल लॉन्च किया और उसी से शेयर में हमने दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा। कंपनी ने AI पावर्ड जर्नलिज्म टूल लॉन्च किया है। जर्मनी का एक मीडिया ग्रुप है हैंडल्स ब्लास्ट करके, जिसके साथ इन्होंने ये पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये जो टूल है जिसका नाम एडिटोरियल लिंक इंटेलिजेंस रखा गया है, ELI, इसको इस नाम से लॉन्च किया गया है। और इसी का इम्पैक्ट हमने शेयर में 2 जून को देखा। उस दिन इन्फोसिस के शेयर में 6% तक का उछाल देखने को मिला और करीब 5.6% ऊपर ये शेयर 1270 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया।
इस हफ्ते सरकार ने एनएचपीसी में ओएफएस के जरिए 6% हिस्सेदारी बेची है। 1 जून की शाम को सरकार ने घोषणा की कि ओएफएस खुलने वाला है, जिसमें 3% का बेस ऑफर था और 3% का अतिरिक्त हिस्सा बिक्री का विकल्प था, यानी कि ग्रीन शू ऑप्शन था। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 71 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि उस समय का जो मौजूदा प्राइस था 77 रुपये का, उससे करीब 8% के डिस्काउंट पर था। 2 जून को नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था, वो पूरी तरह से भर गया था और 71 रुपये 94 पैसे टूटने पर यह शेयर, अंशुल जैन जी मानते हैं कि 64 रुपये 20 पैसे तक भी गिर सकता है। और उस दिन यानी कि 2 जून को एनएचपीसी के शेयर में 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 72 रुपये 29 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 3 जून को खबर थी कि सरकार ने ग्रीन शू ऑप्शन एक्साइज करने का विकल्प चुना है, क्योंकि जो बाकी 3% अतिरिक्त हिस्सा है उसको सरकार बेचना चाहती है, क्योंकि नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा काफ़ी शानदार भरा था, 3.5 गुना के आसपास भरा था। और 3 जून को जो रिटेल निवेशकों का हिस्सा है वो पूरा नहीं भर पाया था, केवल 0.06 टाइम ही भर पाया था, जैसा कि एनएसई के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन आस्था जैन जी मानते हैं कि आप इस ओएफएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हमारी उस समय इनसे बात हुई थी, उनका मानना है कि यह शेयर 80 रुपये और उसके बाद 86 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉप लॉस आप 70 रुपये का लगाकर इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 3 जून को एनएचपीसी के शेयर में अच्छी रिकवरी हुई और करीब 4% की बढ़त लेकर यह शेयर 75 रुपये 10 पैसे के भाव पर सेटल होता हुआ दिखा। इस हफ्ते वेदांता के खिलाफ ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखी है। ईडी ने वेदांता ग्रुप के कई ठिकानों की तलाशी ली है। फेमा एक्ट के से जुड़े हुए एक मामले में ये तलाशी ली जा रही है, जो कि सोमवार से जारी है और फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ी होने पर फेमा के तहत कार्रवाई होती है। वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और इसी महीने यानी कि जून में ही डीमर्जर के तहत 4 अलग अलग कंपनियों की लिस्टिंग भी होनी है। उससे पहले ये कार्रवाई होती हुई दिखी है, जिसका इम्पैक्ट हमने 2 जून को शेयर में देखा। उस दिन वेदांता का शेयर 328 रुपये 20 पैसे तक फिसल गया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 1% नीचे 333 रुपये 55 पैसे के दाम पर हुई। अगले दिन ईडी की ओर से जो ये तलाशी हुई थी, तलाशी अभियान चला था, उसकी कंपनी ने पुष्टि की और कंपनी ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने कुछ दफ्तरों पर छापेमारी की है, जिसमें कंपनी और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, इनके ऑफिस के ऊपर छापेमारी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अथॉरिटीज़ के साथ हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और इस प्रक्रिया के दौरान जो भी हमसे जानकारी मांगी जा रही है, जो सहयोग मांगा जा रहा है, वो हम पूरी तरह से मुहैया करा रहे हैं। 3 जून को वेदांता के शेयर में फिर से 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 328 रुपये 20 पैसे के स्तर पर और हिंदुस्तान जिंक के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट के साथ 610 रुपये 55 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में खबरों का बाजार गर्म है। पहली खबर ये थी कि फंड रेजिंग कमेटी ने इनके क्यूआईपी लॉन्च को मंजूरी दे दी है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 37 रुपये 74 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। ये क्यूआईपी इशू 1 जून यानी कि सोमवार को खोल दिया गया था, जिसके जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपए तक रेज करना चाहती है और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इस इशू का जो साइज है उसको और बढ़ाने का भी विकल्प कंपनी के पास था। इस कंपनी को लेकर हमारी बातचीत हुई थी अरुण मंत्री जी से। उनका मानना था कि शेयर को आप होल्ड कीजिए। उस समय 38 रुपये 64 पैसे का दाम था। वो कह रहे थे कि 35 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप 42 से 43 रुपये के लेवल तक होल्ड कीजिए। और अंशुल जैन जी का मानना था कि जब तक 42 का लेवल नहीं पार हो जाता तब तक नई तेजी नहीं आएगी, तब तक आप चाहें तो इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। 2 जून को जब ये खबर आई तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में करीब 0.25% की मजबूती के साथ 39 रुपये 83 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 38 रुपये 8 पैसे तक भी फिसल गया था और अगले दिन यानी कि 3 जून को तो शेयर में 10% का अपर सर्किट भी लग गया था। 4 जून को फिर से एक खबर आई कि वैनगार्ड, जो कि इनका एक इन्वेस्टर है, उन्होंने कंपनी का वैल्यूएशन 99% घटाकर $70 मिलियन कर दिया है। 28 फरवरी तक पेरेंट कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज, इसका वैल्यूएशन घटाया गया है। आपको बता दें कि इसका जो पीक वैल्यूएशन है वो $7.3 अरब था और उसको घटाकर अब $70 मिलियन किया गया है। दरअसल हो ये रहा है कि इनकी जो कंपेटिटर है रैपिडो, उसके सामने इनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार लूज होता जा रहा है और इनका जो घाटा है वो बढ़ रहा है। एक तरफ रेवेन्यू FY26 में घटकर 1171 करोड़ रुपए रह गया और जो घाटा था वो 328.7 करोड़ से बढ़कर 662.4 करोड़ पर पहुंच गया। तो घाटा बढ़ रहा है, मार्केट शेयर घट रहा है, जिस वजह से जो वैल्यूएशन है उसको 99% नीचे मार्क किया गया है। 4 जून को यानी कि गुरुवार को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में 45 रुपये 50 पैसे तक का उछाल जरूर देखने को मिला। हालांकि कारोबार का अंत करीब 1% नीचे 43 रुपये 32 पैसे के स्तर पर जाकर हुआ।
आईटी कंपनी विप्रो ने फ्लोरिडा की इंश्योरटेक फर्म में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एगन ग्लोबल नाम की ये कंपनी, जिसमें अतिरिक्त 20% हिस्सा 2.85 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। इनकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है। स्टेप डाउन सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी के आगे सब्सिडरी कंपनी है विप्रो आईटी सर्विसेज, जिसके जरिए यह सौदा तय किया गया है। सौदे के बाद एगन ग्लोबल में कुल हिस्सेदारी बढ़कर 80% पर पहुंचती हुई नजर आएगी। और जब खबर आई थी तो उस समय बोला गया था कि यह ट्रांजैक्शन 5 जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। वरुण एन जोशी जी मानते हैं कि 215 के ऊपर शेयर में तेजी बढ़ेगी। स्टॉप लॉस 202 रुपए का लगाकर इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ये शेयर इनफैक्ट 240-245 रुपए तक भी जा सकता है। 2 जून को विप्रो के शेयर में डे हाई के करीब लगभग 0.25% ऊपर 209 रुपए 84 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। इस हफ्ते अनंतराज ने एक करार किया है और उस करार के बाद अनंतराज के शेयर में हमने जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन सेंटर के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, जो कि हरियाणा सरकार के तहत ही आता है। डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज में सहयोग के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। और इस करार के बाद कंपनी ने कहा कि वो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की निवेश की योजना इस सेगमेंट में करके चल रही है। अरुण मंत्री जी का मानना है कि आप थोड़ा सा डिप पर अगर मिले 530 से 540 की रेंज में, तो आप इस शेयर में खरीदारी कीजिए। 570-575 तक ये शेयर जा सकता है। अगर आप 530 से 540 की रेंज में खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 515 रुपए होना चाहिए। 2 जून को अनंतराज के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में 563 रुपए 25 पैसे तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग करीब 2.5% ऊपर 552 रुपए 20 पैसे के स्तर पर हुई और 4 जून को तो शेयर 592 रुपए 70 पैसे तक भी उछल गया था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल मेरे एसेट म्यूचुअल फंड को आरबीआई से मंजूरी मिली है। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड को इस बैंक में 9.5% तक हिस्सा खरीद की मंजूरी मिल गई है। वरुण एन जोशी जी मानते हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप खरीदिए। इसमें स्टॉप लॉस आपका 65 का होगा। पहला टारगेट इसमें 75 रुपये का देखने को मिल सकता है। उसके बाद इस स्टॉक में 100 रुपये तक जाने का भी दमखम है। 2 जून को जब ये खबर आई तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। हालांकि शेयर की क्लोजिंग केवल 0.5% ऊपर 69 रुपये 76 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में एक नई एंट्री होती हुई नजर आई है। अश्विनी भाटिया को अतिरिक्त इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। 5 साल की अवधि के लिए अश्विनी भाटिया की नियुक्ति हुई है। बोर्ड ने 1 जून 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर जो नियुक्ति है उसको मंजूरी दे दी है। 1 जून 2026 से इनकी नियुक्ति लागू हुई है, जो कि 31 मई 2031 तक जारी रहेगी। अंशुल जैन जी मानते हैं कि स्टॉक ऑल टाइम हाई जा रहा है। हर गिरावट पर आप चाहें तो शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं। 1700 भी जाएगा, लेकिन एक बार आपको 1400 का जब लेवल आ जाएगा, एक बार इसको जरूर रिव्यू कर लेना चाहिए। 2 जून को आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिला और आखिरकार 1% की गिरावट के साथ ये शेयर 1226 रुपए 60 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। गोदरेज इंडस्ट्रीज की नए वर्टिकल में एंट्री हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के तहत इन्होंने नए वर्टिकल में एंट्री की है। गोदरेज फाइनेंशियल के तहत वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में इन्होंने कदम रखा है। फिलहाल लेंडिंग कारोबार में ये कंपनी मौजूद है। गोदरेज फाइनेंशियल सर्विसेज के तहत ये लेंडिंग कारोबार होता है और अब ये वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में भी एंटर किए हैं। ये खबर आई थी 3 जून को और उस दिन गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में उछाल जरूर देखने को मिला, लेकिन बाद में शेयर पर दबाव बन गया और करीब 3% नीचे ये शेयर 1059 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। ब्लॉक डील के बाद लेंसकार्ट के शेयर में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। 3 जून को 5 करोड़ 65 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई और 2873 करोड़ रुपए में 508 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के दाम पर यह सौदा हुआ था। और प्रदीप हल्दर जी का मानना है कि भले ये शेयर 520 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें 1000 रुपये और उसके बाद 1200 रुपये जाने तक का भी दमखम है, यानी कि इसके चार्ट पैटर्न्स बहुत मजबूत है। जब ब्लॉक डील हुई तो उस दिन यानी कि 3 जून को लेंसकार्ट के शेयर में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 516 रुपये 15 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। 3 जून की शाम को इस ब्लॉक डील की डिटेल्स आई, जिसके मुताबिक सॉफ्ट बैंक विजन फंड ने 5 करोड़ 70 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे हैं। 3.3% हिस्सा ये बनता है, जो कि 2873 करोड़ रुपए में बेचा गया। 508 रुपये 55 पैसे का दाम था जिस पर ये शेयर बेचे गए हैं और इसमें सोसाइटी जनरल ने 1 करोड़ 40 लाख शेयर 698 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। 4 जून को लेंसकार्ट के शेयर ने 510 रुपये 50 पैसे का लोच हुआ, लेकिन कारोबार की समाप्ति हल्का ऊपर 514 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली।
ब्लॉक डील के बाद जीएमआर एयरपोर्ट्स में उत्साह देखने को मिला। लेंसकार्ट की तरह ही जीएमआर एयरपोर्ट्स में भी ब्लॉक डील हुई और ये 3 जून को हुई थी, जिसमें 19.5 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ था। 1906 करोड़ रुपए में 97 रुपये 75 पैसे पर यह सौदा हुआ। और प्रदीप हल्दर जी मानते हैं कि अगर ये स्टॉक 108 से 110 के ऊपर टिक जाता है तो फिर इस स्टॉक में तेजी और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। 3 जून जिस दिन ब्लॉक डील हुई, उस दिन जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में उछाल जरूर देखने को मिला, लेकिन बाद में इसमें गिरावट भी रही और करीब 1% ऊपर ये शेयर 98 रुपये 78 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 3 जून की शाम को डिटेल्स आई जिसमें जीक्यूजी पार्टनर्स ने इस कंपनी में 16.3 करोड़ शेयर बेचे हैं। ये 1.5% हिस्सा बनता है, जो कि 1591 करोड़ रुपए की रकम में बेचा गया। 97 रुपये 75 पैसे का औसत दाम था जिस पर ये शेयर बेचे गए हैं। और मार्च 2026 तक जीक्यूजी पार्टनर्स के पास करीब 5.25% हिस्सेदारी थी, जिसमें से ये 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेच दी गई है। खरीदार थे इसमें एफएमआरसी फिडेलिटी एडवाइजर इंटरनेशनल फंड, जिन्होंने करीब 15 करोड़ शेयर खरीदे हैं 1459 करोड़ रुपए की रेट पर। वरुण एन जोशी जी मानते हैं कि या तो आप इसमें 92 से 94 का वेट कर लें, उस रेंज में मिलता है तो खरीदारी करें, या फिर 105 पार होने का वेट कीजिए, जब नया ब्रेकआउट होगा तब आप इसमें खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 85 का, ऊपर में 120 135 रुपए तक के स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। 4 जून को जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर में 104 रुपए तक का उछाल देखने को मिला और करीब 3.25% ऊपर 102 रुपए के आसपास कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प इसने एक नए सेगमेंट में एंट्री करी है। दरअसल इस कंपनी ने अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की है। स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स के नाम से ये पहली फ्लेक्स फ्यूल जो मोटरसाइकिल हैं उनके वेरिएंट पेश किए गए हैं। 82,810 रुपये में जो स्प्लेंडर प्लस है फ्लेक्स फ्यूल वाली, उसको लॉन्च किया गया है, जो कि 85% एथेनॉल पर आराम से दौड़ती हुई नजर आएगी। E20 से E100 तक के जो फ्यूल ब्लेंड है उस पर ये मोटरसाइकिल आराम से चलती हुई नजर आएंगी। 4 जून को इस खबर के चलते हीरो मोटोकॉर्प के शेयर ने एक समय 4,980 रुपये तक का उछाल जरूर दिखाया, लेकिन करीब 1.25% ऊपर यह शेयर 4,895 रुपये 80 पैसे के भाव पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। चलिए, तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, अब हम उसका रुख कर लेते हैं। और इस सेगमेंट में पहला नाम है सुज़लॉन एनर्जी का। सुज़लॉन एनर्जी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी और इनके जो कुछ पूर्व अधिकारी हैं उनके ऊपर मार्केट रेगुलेटर सेबी का चाबुक चला है। सेबी ने इस कंपनी के ऊपर और इसके अधिकारियों के ऊपर कुल मिलाकर 29 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस कंपनी के ऊपर करीब 16 करोड़ रुपए और 4 अधिकारियों के ऊपर 13 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गलत वित्तीय जानकारी देने के आरोप में यह कार्रवाई हुई है और रेगुलेटर को सब्सिडरी कंपनी से जुड़े लेन देन में गड़बड़ी मिली है। लेन देन के कारण मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और रेगुलेटर को लेन देन को लेकर अधूरी जानकारी मिली, यानी कि प्रॉपर डिस्क्लोजर्स भी इस कंपनी की ओर से नहीं दिए गए हैं। इन गड़बड़ियों का असर इस तरह से हुआ है कि जिससे इनकी जो नेटवर्थ है और जो वित्तीय सेहत है उसके ऊपर जरूर इम्पैक्ट देखने को मिला है। ये मामला है 12 दिसंबर 2019 का, जब सेबी को एक शिकायत मिली थी। उसके बेसिस पर सेबी ने FY15 से लेकर FY20 और FY21 की जो 3 तिमाहियां हैं उसकी जांच की है। 2014 में दरअसल स्लम सेल बेसिस पर इन्होंने अपना जो OMS बिजनेस है अपनी ही सब्सिडरी कंपनी सुज़लॉन ग्लोबल यानी कि SGSL को बेचा था। 2000 करोड़ रुपए के सौदे में 1922.92 करोड़ रुपए का जो एक्सेप्शनल आइटम है वो दिखाया गया था और कंपनी की सेबी के फैसले को सैट में चुनौती देने की भी योजना है। कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा इशू बन रहा है, ऐसा SR वेल्थ के लोकेश सेठिया मानते हैं। वो कह रहे हैं कि आप इसमें चाहें तो दूरी बना के रखें, ज़्यादा बेहतर है। और कॉन्ट्रेरियन व्यू आया था इसमें अंशुल जैन जी का। वो मानते हैं कि 52 से 54 की रेंज में अच्छे करेक्शन के बाद आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 50 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ऊपर में 58, 60, 62, उसके बाद 70 रुपये तक भी स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं, कॉन्ट्रेरियन व्यू ले सकते हैं, तो जरूर खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा अंशुल जैन जी ने कहा। 1 जून को शेयर में रिएक्शन देखने को मिला, 5% से ज़्यादा ये शेयर लुढ़क कर 53 रुपये 93 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा, जो कि दिन का निचले स्तर के आसपास था। HDFC बैंक का बोर्ड MSRDC के साथ जो विवाद चल रहा है उसको खत्म कर देगा, ऐसा एक रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई है। दरअसल इनका जो इंटरनल विजिलेंस है और जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी बोर्ड की ओर से काफ़ी सक्रिय रूप से समीक्षा की जा रही है। MSRD के साथ जो लेन देन था उससे जुड़े मामले में बोर्ड की ओर से समीक्षा जारी है। MSRDC से जुड़ा हुआ मामला आपको याद ही होगा, हमने पिछले हफ्ते भी आपको इसके बारे में खबर बताई भी थी और बोर्ड की ओर से ये जो विवाद चल रहा है उसके जल्द सुलझने की उम्मीद है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। क्योंकि बोर्ड का ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति की ओर से
कोई भी गलत इरादा या तो फिर निजी वित्तीय लाभ का जो सबूत है वो उनको इस समीक्षा में नहीं मिला है, जिस वजह से वो शायद बहुत जल्द इस विवाद को सुलझा सकते हैं। आस्था जैन जी मानते हैं कि शेयर में 790 रुपये पार होने पर तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी और उस कंडीशन में ये शेयर 820 रुपये से 850 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बीएनके सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि ये शेयर 680 रुपये तक भी फिसल सकता है, तो उस चीज़ को भी आपको ज़रूर ध्यान में रख के चलना चाहिए। 3 जून को जब ये खबर आई तो एचडीएफसी बैंक के शेयर ने 742 रुपये 60 पैसे का इंट्राडे लो छुआ, लेकिन बाद में अच्छी खासी रिकवरी हुई और ये शेयर करीब 0.25% ऊपर 753 रुपये 65 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। राजेश एक्सपोर्ट्स पर सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं राजेश मेहता और प्रमोटर हैं, उन पर 3 साल का शेयर ट्रेडिंग बैन लगाया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी यानी कि हेराफेरी और रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन का ये मामला है, जिसके तहत ये कार्रवाई होती हुई दिखी है। दरअसल सेबी ने कंपनी पर फंड डाइवर्जन का आरोप लगाया है। कंपनी के फंड को निजी खातों यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट्स और जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनके जरिए घुमाया गया है। लेयर्ड तरीके से जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हुए हैं, ऐसा सेबी की ओर से पाया गया है। बिना पर्याप्त खुलासे यानी कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स और उचित डॉक्यूमेंटेशन यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था, जिसके जरिए ये जो फंड है उसको घुमाया गया है। और पिछले 5 साल में सेबी का मानना है कि लगभग पूरे रेवेन्यू को लेकर गलत जानकारी दी गई है। इस कंपनी के आय का करीब 97 से 99% हिस्सा विदेशी सब्सिडरी कंपनियों से आता है, ऐसा सेबी का मानना है, जिसमें स्विट्जरलैंड की जो सब्सिडरी है उसकी अहम भूमिका है। और इस कंपनी अपनी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक करने में लगातार नाकामयाब रही है। इस कंपनी ने लगभग 15,15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की गलत जानकारी दी है और FY21 से लेकर FY25 के दौरान सब्सिडरी कंपनियों के जो कुल रेवेन्यू है उसका ये रकम अगर आप देखेंगे 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास की 99.80% हिस्सा है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी जो रकम है वो कंपनी ने गलत तरीके से रिपोर्ट की है। एक मामला ये हो गया। इसके साथ साथ सेबी ने एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए लेन देन पर भी सवाल उठाए हैं। सेबी ने कहा कि इन्होंने हमें जानकारी दी है कि एफ्लुएंस से 11,487 करोड़ रुपए की बिक्री और 11,488 करोड़ रुपए की खरीद की गई है। अब 450 रुपए का लेवल टूटने के बाद से वरुणन जोशी जी मानते हैं कि इस शेयर में कोई एंट्री नहीं बनती थी, तो अगर आपने टेक्निकल्स को फॉलो किया होता तो आप इस शेयर में खरीदार होते नहीं या तो फिर स्टॉक से निकल चुके होते जब ये लेवल टूट चुका था। 4 जून को राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर 5% नीचे 1,103 रुपये 92 पैसे के स्तर पर खुला और 5% के लोअर सर्किट पर ही इसका कारोबार का अंत होता हुआ भी नजर आया। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। विदा ले रहा हूँ आपसे। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।